गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब ऑनलाइन है, ठीक है। जल्दी से एक बार ज़रा ऑनलाइन आ जाइए थोड़ा, फिर शुरू करते हैं आज की क्लासेस। जल्दी से ज़रा ऑनलाइन आ जाएं फटाफट। गुड मॉर्निंग सबका मैसेज ड्रॉप करेंगे जल्दी जल्दी। 2-4 बच्चों के अभी तक आ गए हैं, बहुत बढ़िया। फटाफट और ड्रॉप करेंगे जितने लोग हैं। जितने लोग हैं जल्दी से मैसेज ड्रॉप करेंगे। गुड मॉर्निंग, सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। एक बार जरा मैं पूरी बात आपको बोलता हूँ, पीछे से रिकॉल कर लेते हैं जहाँ तक मैंने पढ़ाया है। इसके बाद आज की क्लास थोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जरा हम देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या 2 टाइप्स, मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली 3 पार्ट में डिसाइड है। 2 पार्ट्स बोलने से अच्छा पहले मैं बोलूँ आपको 3 पार्ट में। एक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा नाम है थर्ड का नाम है कंडक्टेंस। हम लोगों ने पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे में इंटरलिंक है, एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं। घर में हमने इन्वर्टर की बैटरी का एग्जांपल दिया था, जो पहले एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेके उसे क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे ही लाइट जाती है फिर से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एनर्जी को कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया होगा। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हमने डेफिनेशन देखा था, आप जानते हैं। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो हमारी मेन हेडिंग थी। मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंट के लिए ये दिमाग में साइंटिस्ट की कैसे आया होगा, मैंने आपको समझाया। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ईसीसी मैंने समझाया, आप तो जानते हैं। फिर इसके बाद हमने सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आपको बताया। फिर इसके बाद स्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन प्रेशर, ये सब पूरा डिस्कस किया हमने। फिर फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये मैंने पढ़ाया। नस्ट इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया। स्टैंडर्ड कंडीशन इसके बाद हमने देख लिया था। इसके बाद हमने हाफ सेल 2 किया था, एक था हमारा रिडक्शन पोटेंशियल और एक था हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर उसके रिप्रेजेंटेशन वगैरह हमने लिखा था। फिर 5 तरीके के हमारे हाफ सेल हैं, जिसमें से हम लोग कल या परसों की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। 5 को अभी वो आया हुआ नहीं है। 5 तरीके हमारे हाफ सेल हैं। फिर इनकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह हमने देखा था। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। सेल की स्पॉन्टेनिटी के बारे में जरा हमने बात किया था। मैंने आपको बताया था, थोड़ा मुझे यहाँ से समझाना था, एक बार दोबारा बोलता हूँ। मैंने आपको बताया था कि किसी क्वेश्चन में अगर ई सेल ई नॉट सेल की वैल्यू इस तरीके से आएगी तो ध्यान रखना है सेल स्पॉन्टेनियस है। कैसा है? सेल स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ई सेल की वैल्यू <0 है तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन फिजिबल है, या सेल डेड हो गया है, काम नहीं कर रहा है। ये सब वैल्यू कैसे निकालते हैं हमने देख लिया है। ई सेल हम कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकली हम सॉल्व करके निकालते हैं। ई नॉट सेल कहाँ से आता है, क्वेश्चन में डाटा है, गिवन रहता है। ई नॉट सेल, ई नॉट ओपी, ई नॉट आरपी का डाटा क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। ई सेल, ई आरपी, ई ओपी की डाटा हम वगैरह निकालते हैं। फिर एसएचई हमने देखा था और एसएचई से हमने कुछ टॉपिक्स दिखे थे। फिर हमने न्यूमेरिकली कुछ सॉल्व किया था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। आज की क्लास में जो मुझे लाइन बोलना है थोड़ा उसको ध्यान से आपको सुनना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतनी देर बातें मैं बोल रहा था ताकि सभी बच्चे जरा एक बार आ जाए ऑनलाइन, सभी बच्चे आ जाए ऑनलाइन। ठीक है, तो जरा एक बार हम लोग उसमें चलते हैं, डिस्कस करते हैं। जरा देखें आप एसएचई क्या करता है, सुन लें आप 2 मिनट मेरी बात को और कॉपी में कहीं लिख लेना। सेल का कंप्लीट सेल, जब 2 बेसिकली कंटेनर में अलग अलग इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं, उन सेल को हम एक साथ लेकर आते हैं तो एक सर्किट कंप्लीट होता है। तो ऐसे केस में सेल का हम ई सेल, ई नॉट सेल वगैरह वगैरह सारी वैल्यू हम निकाल पाते हैं। एक चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट बात थोड़ा मुझे समझाना ये है कि जब भी हम सेल वेल का कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिसका भी हमने अभी किया है या इनफैक्ट आगे न्यूमेरिकल में हम करेंगे, तो इसका ईजिली हम कैलकुलेट कर पाते हैं। जो हमारा काम है जो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंगल किसी एक सेल का मतलब हाफ सेल का, डेट इज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए क्या उसका ओपी होगा, क्या आरपी होगा, मतलब क्या ई नॉट ओपी होगा कि नॉट आरपी क्या होगा, ये डिसाइड हमारा एसएचई करता है। एसएचई के बारे में थोड़ा सा देखो। हाफ सेल ये लिखा हुआ है। हाफ सेल 2 तरीके का है, ओपी और आरपी, ये 2 तरीके का हाफ सेल है। इसका क्या वैल्यू होगा, क्या वैल्यू का मतलब ई नॉट m/mn प्लस, डेट इज ई नॉट ओपी की वैल्यू क्या होगी, या ई नॉट आरपी, या हम लोग बोल रहे हैं ई नॉट mn प्लस /mn, इसके बारे में डिसाइड एसएचई करता है। इसके बारे में कौन डिसाइड करता है? एसएचई करता है। जो इसकी इंडिविजुअल वैल्यू आती है, ये एसएचई डिसाइड करता है। ये क्या करता है? एसएचई डिसाइड करता है। एक बात ये। दूसरी बात, पिछले क्लास में हमने Zn की वैल्यू निकाली थी, थोड़ा यहाँ पे देखें। Zn का हमने निकाला था और वो निकाला था Zn/Zn2+ की वैल्यू, और ये आया था 0.76 वोल्ट। मैंने आपको समझाया था कि आपको ये हमने थोड़ा सा कंटेनर दोबारा बना रहे हैं। मैंने बताया था कि इस तरीके से ये हमने सेल से कनेक्ट किया, वोल्टामीटर लगाया, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड वगैरह लगा हुआ था।
मैंने बताया था कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका निकाल रहे हैं आप, किसका मतलब ई नॉट एम एन प्लस स्लैश एम यानी ओ पी निकाल रहे हैं, तो उसको लेफ्ट में लेना पड़ेगा। कहाँ पे लेना पड़ेगा? लेफ्ट में। किसके लेफ्ट में लेना पड़ेगा? LHS में, गैस आयन के लेफ्ट में लेना पड़ेगा, SHE के लेफ्ट में लेना पड़ेगा। अगर आपको मैंने समझाया था कि एम स्लैश मतलब सॉरी थोड़ा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये ऐसा लिखा हुआ है। मैंने आपको समझाया था कि अगर mn प्लस स्लैश एम है तो ऐसे केस वाले को बोलते हैं ई नॉट RP, और इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा राइट हैंड साइड में लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू मैंने राइट हैंड साइड में लेना है, और इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि इसको लेके हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। जब हम इसको लेके कैलकुलेट करना शुरू करेंगे और हमें कैलकुलेट करके सारी वैल्यू जब निकाल लेंगे धीरे धीरे करके, तो एक वैल्यू हमने जैसे देखा था, ध्यान से देखें, एक वैल्यू हमने देखा था /ZN/ZN2 प्लस की वैल्यू, यानी क्या किसका देखा था? ई नॉट OP की वैल्यू प्लस 0.76 वोल्ट है। स्क्रीन पे सभी बच्चे देखें, ये हमने निकाला था। मैंने बोला था कि किसी बच्चे को ई नॉट RP अगर निकालना हो तो सेम वैल्यू होता है, बस 0.76 अपोजिट कर देते हैं। इसका मतलब हो गया कि EZN2 प्लस /ZN, ठीक है। ऐसा आपको याद होगा। इसी तरीके से कॉपर का हम निकाल रहे थे Cu2 प्लस /Cu, इसका मतलब कॉपर का क्या है? ये कॉपर का क्या है? ये RP है। कैसे पता चला RP है? RP OP में डिफरेंस है कि OP में सॉलिड इधर होगा, OP में सॉलिड इधर होगा, और रिडक्शन में सॉलिड उधर होगा, रिडक्शन में सॉलिड इधर होगा। जब इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू है 0.34 वोल्ट। कितना है? 0.34 वोल्ट। तो मैं आपको समझाना चाहता था ये वैल्यू सब कहाँ से आ रहा है, हम समझ गए हैं। इसी तरीके से थोड़ा यहाँ देखना है, जो आज की क्लास में डिस्कस था वो यहाँ से लिंक था। इसी तरीके से हमने वेरियस एलिमेंट के, इसी तरीके से हमने बहुत सारे एलिमेंट की वैल्यू निकाली होगी। कौन सी वैल्यू निकाली होगी? दो वैल्यू निकाल सकते हैं, आप तो जानते हो, एक SOP और एक निकाल सकते हैं SRP। फिर से सुने, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। लिखने का काम बिल्कुल बंद कर दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना है। ये ई नॉट का मतलब क्या? ई नॉट दो तरीके का, ई नॉट OP, ई नॉट RP, आपको समझाया। इसके बाद मैंने समझाया इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो ई नॉट सेल होता है, हम जानते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में कब लेना है? जब अगर ये वैल्यू निकालना है, किसके लेफ्ट हैंड साइड में लेना है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है? SHE है। इसको निकालना है, ये वैल्यू किसके राइट हैंड साइड में लेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है? SHE। SHE के रेफरेंस में लेते हुए ये सब वैल्यू निकल कर आती है। और मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि दोनों वैल्यू एक दूसरे की क्या होती हैं? अपोजिट होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे साइंटिस्ट या जो भी लैब में काम कर रहा होगा, लैब में वो सारे मॉलिक्यूलों का SRP और सारे मॉलिक्यूलों का SRP और SOP निकाला होगा। वेरियस एलिमेंट के SRP, थोड़ा ध्यान सुनना है, वेरियस एलिमेंट के SRP निकालने के बाद, इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान सुना है, वेरियस एलिमेंट के SRP निकालने के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया? इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में अरेंज कर दिया, तो एक टेबल बन गया। फिर से सुन लें आप, एक एलिमेंट निकाला हमने, दो एलिमेंट निकाला, इस तरीके से करके बहुत सारे एलिमेंट का साइंटिस्ट ने निकाला। और क्या निकाला? SRP और SOP दोनों निकाला होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका उल्टा वैल्यू ये होता है, इसका उल्टा वैल्यू ये होता है, साइन उल्टा होता है, वैल्यू सब कुछ सेम रहता है। देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू का साइन क्या है? उल्टा हो गया। तो जो भी SRP और SOP निकाला, अब SOP हम भूल जाएंगे। SOP हम क्यों याद रख रहे हैं बार बार? क्योंकि SOP की जो वैल्यू होगी उसी को उल्टा कर देंगे तो SRP हो रहा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? सारी वैल्यू को SRP निकाला। SRP कैसे निकाला होगा? जो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको उल्टा कर देगा, और जो रिडक्शन हो रहा है तो ऑलरेडी SRP है। ध्यान सुन लो आप, SRP कैसे निकालेंगे? SRP जो रिडक्शन हो रहा है तो उसका तो वैल्यू ऑलरेडी SRP आ रहा है, लेकिन जो वैल्यू ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका उल्टा कर देंगे तो ये भी क्या होगा? SRP। तो SRP निकालने के बाद साइंटिस्ट ने क्या किया? सारे एलिमेंट को एक टेबल में अरेंज किया। क्या किया? एक टेबल में अरेंज किया। जब वो टेबल में अरेंज हो गया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ, तो ऐसे वाले टेबल का नाम उसने रखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दोबारा सुन लें आप, SRP को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक टेबल बनाया, उस टेबल का नाम है SRP को अरेंज करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उस टेबल का क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। SRP दो तरीके से निकल सकता है, पहला जो रिडक्शन पे उसको एज इट इज, और दूसरा जो ऑक्सीडेशन पे उसकी साइन को हम चेंज कर लें। क्लियर हो गया? तो आज की जो हमारी हेडिंग है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिखना है आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, लिखना है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सभी बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारी हेडिंग है, जिसको हम लोग बोला करेंगे ECS बोर्ड के लिए, JEE के लिए और नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर साल बोर्ड में, JEE में, नीट में क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जो बातें मैंने समझाया वही आपको एज इट इज लिख लेना है। तो लिखेंगे सीरीज ऑब्टेंड व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, सीरीज ऑब्टेंड व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, series obtained when elements are arranged in increasing order of their SRP, in increasing order of their SRP, standard reduction potential। increasing order से लेके SRP तक अंडरलाइन करना है। increasing order of their SRP is known as ECS, यहाँ लिखा पड़ा हुआ है, is known as ECS। फुल स्टॉप, फिर पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है। This series given या gives relative value, this series gives relative value of SRP, this series gives relative value of SRP and that are relative to hydrogen, and that are relative to hydrogen, and that are relative to hydrogen, clear, and that are relative to hydrogen, clear हो गया, सबने लिख लिया। फिर लिखना हेडिंग अगेन ECS, अगेन हमारी हेडिंग है ECS, केवल ECS लिखना, हाँ ECS। देखिए ECS के बारे में थोड़ा, यहां लिखा हुआ है रिएक्शन, यहां लिखा है SRP। मैं एक बार फिर से बोल दूं, SRP और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी उसके साइन को चेंज कर देंगे तो SRP मिल जाएगा, या रिडक्शन पे होगा तो ऑलरेडी वो क्या है SRP है। सभी बच्चे देखें थोड़ा बोर्ड पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे सभी बच्चे, यहाँ लिखूंगा Li प्लस एक्वस और इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखूंगा Li, जरा देखें यहाँ पे Li, सभी बच्चे थोड़ा यहाँ पे देखें Li प्लस एक्वस इलेक्ट्रॉन, ये Li किस में है, सॉलिड में, और इसका SRP का जो डाटा होता है -3.05 वोल्ट। आपको कोई डाटा याद नहीं करना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरी बात जरा समझाऊंगा। फिर आपको थोड़ा नीचे बढ़ेंगे इसी में, तो लिखा होगा Zn2 प्लस, यहाँ पर लिखूंगा एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा Zn सॉलिड, और इसका डाटा होता है +0.76 वोल्ट। कितना होता है, +0.76 वोल्ट। जल्दी से जरा कॉपी कर लें, +0.76 वोल्ट। टेबल जरा अच्छे से बनाएंगे, थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, टेबल को थोड़ा अच्छे से बनाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। बना दिया आप लोगों ने, जल्दी से जरा मुझे मैसेज जरा ड्रॉप करें, फिर मैं थोड़ा आपको आगे पढ़ा के लाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, Fe2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा Fe सॉलिड, और इसका डाटा कुछ होता है, इसका डाटा अभी मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, तो छोड़ देंगे, आपको डाटा याद नहीं करना है, एग्जैक्ट डाटा मुझे अभी याद नहीं, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। ऐसे शायद 0.8 होना चाहिए, एक बार रुको मैं जरा गूगल पे सर्च कर लूँ, इसका डाटा वैसे मैं याद करने की जरूरत नहीं, 0.4 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.4 वोल्ट। आपको कोई डाटा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लिख रहे हैं, आप तो जानते हैं लिखना जरूरी है। फिर यहाँ लिखा हुआ है H प्लस एक्वस स्लैश इलेक्ट्रॉन, और यहाँ लिखा हुआ है H2 गैस, यहाँ देख लो H2 गैस लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू होता है 0.0 वोल्ट। ये वैल्यू थोड़ा हमें याद रखना है, जो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा अभी तक समझाते समझाते। जिस वैल्यू को नीचे मैंने अंडरलाइन किया, जरा ये वैल्यू आपको थोड़ा देखना है। फिर यहाँ पे लिखता हूँ Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना Cu सॉलिड, इसका डाटा अपने को पता है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट, फटाफट कॉपी करना है 0.34 वोल्ट। फिर नीचे थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ लिखा होगा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन स्लैश Ag सॉलिड, इसकी वैल्यू होती है 0.8 वोल्ट। ये डाटा कहाँ से आ रहा है आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाया कैसे कैलकुलेट करके निकाला होगा। फिर लास्ट में थोड़ा सा यहाँ आएंगे, यहाँ लिखा हुआ F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F माइनस प्लस गिव्स 2F माइनस, और इसकी वैल्यू होती है 0.8 के बाद 2.87, कितना होगा +2.87। इसको जरा कॉपी कर लीजिए, मैं 5-6 लाइनें बोलूंगा, उसको जरा सुन लेना, वही हमारा आंसर है। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम इस पर काम करेंगे। एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है SRP, फटाफट जरा कॉपी करेंगे। हो गया, सभी बच्चे एक बार कॉपी कर लिए, जरा मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे जल्दी से फटाफट। अब थोड़ा मेरी बात ध्यान सुनो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से, उसके हेल्प से OP की और RP की वैल्यू निकालेंगे।
जो भी आरपी की वैल्यू निकलेगा उसका तो नाम होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और जो वैल्यू किस पे निकलेगा, ओपी पे निकलेगा, ओपी वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे तो एसआरपी पे आ जाएगा। जब सारे एलिमेंट एसआरपी में आ जाएंगे तो उसको टेबल फॉर्मेट में हम अरेंज करते हैं। उस टेबल फॉर्मेट में अरेंज करने के बाद उस टेबल का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उस सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट हैं, आपकी एनसीईआरटी में लिखा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान सुना, लेकिन उसमें से कुछ कुछ एलिमेंट्स को मैंने उठा लिया है जो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन उन टेबल में से हमने कुछ कुछ एलिमेंट को उठा लिया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको हमने यहाँ पे अरेंज करके लिख दिया है। क्लियर हो गया। दूसरी बात थोड़ा ध्यान सुनना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आप तो जानते हैं। अगर हम यहाँ से नीचे जब आएंगे, यहाँ से अगर मैं कंटिन्यूस टेबल में नीचे आऊँगा तो नीचे आने पे क्या होता है, जरा सा देखो आप, एसआरपी की वैल्यू बढ़ती है, एसआरपी की वैल्यू बढ़ रहा है, और एसओपी की वैल्यू क्या होगा, कम होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आपको 3 वैल्यू याद रखना है, 3 वैल्यू में एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और एक वैल्यू ये है। ये 3 वैल्यू आपको याद रखना है। क्या वैल्यू में याद रखना है, ये डाटा नहीं, आपको ये याद रखना है कौन ऊपर होगा, यानी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी। तो सीरीज हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, लिथियम से। पहली बात, सीरीज हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, लिथियम से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थोड़ा सुन लें आप, सीरीज के सेंटर में कौन आएगा, हाइड्रोजन आना ही चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऊपर और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में नीचे की वैल्यू हमने निकाला है, तो ये लिखना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनना है, फ्लोरीन हमें लास्ट में थोड़ा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा हमें याद रखना है। फ्लोरीन और लिथियम को देख के मुझे पता चल रहा है कि लिथियम जो होगा एक स्ट्रॉन्गेस्ट, थोड़ा ध्यान से सुनना है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यहाँ से कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और यहाँ से देख के पता चल रहा है फ्लोरीन कैसा होगा, एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैसा होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कैसा होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर हो पा रहा होगा। इस बात को देख के मैं ये भी कह सकता हूं कि हाइड्रोजन से लेके यहां तक की वैल्यू हाई टेंडेंसी, थोड़ा यहां देख लो ध्यान से, हाई टेंडेंसी टू, यहां पे रिडक्शन हो रहा है तो जरा सा देख लें क्या लिखेंगे, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइज, हाई टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। यहां पे हम बोल सकते हैं हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस, हाई टेंडेंसी टू रिड्यूस। और हाइड्रोजन के लिए आप तो जानते हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या बोलना चाहिए, इट्स अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसी की हेल्प से हमने निकाला है, तो यहां पे लिखेंगे रेफरेंस एलिमेंट। ये बातें जरा जल्दी से कॉपी कर लेंगे, ये बातें जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मैं थोड़ा इधर खड़ा हो जाता हूँ और आपको 2-3 बातें बोलता रहता हूँ, उसको सुन लेंगे फटाफट। जरा ये कॉपी कर लेंगे, शायद अच्छा इधर लिखा हुआ है, इधर हो जाना चाहिए। बच्चा बोल रहा है सर बोर्ड से पूरा आप साइड होइए, कॉपी करो। बोर्ड से मुझे साइड करवाओगे तो तुम लोग क्या पढ़ोगे कॉपी करेंगे इसे। हो गया। कुछ बातों को बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें जो बोलूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको। ये जो टेबल अभी हमने यहाँ बनाया है, इसका नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसके बीच में डैश 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 यहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब है इसमें वेरियस एलिमेंट है। इसमें क्या है, बहुत सारे एलिमेंट है, लेकिन हमने कुछ एलिमेंट को उठाया है और वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। किसको उठाया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने यहाँ पे उठाया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनको हमने उठाया है। बहुत सारे को हमने छोड़ दिया है जो आपके बुक्स में होगा। एक बात। दूसरी बात, थोड़ा ध्यान सुनना है। दूसरी बात, इसके एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एप्लीकेशन से हर साल बोर्ड में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसका जो एप्लीकेशन हम देखेंगे उससे बोर्ड में 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, जेई मेंस में 1 या 2 क्वेश्चन और नीट में 1 या 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारी हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस। एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस रफ कर रहा हूं इधर। मैंने एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस के बारे में थोड़ा आपको समझा दिया है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आएगा। बोर्ड में सबसे ज़्यादा, जेई मेंस में और नीट में सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो 5-6 एप्लीकेशन है, उसको हम पूरा डिटेल में करेंगे। तो लिखेंगे पहला एप्लीकेशन, आप पहले लिखना हायर इज द एसआरपी, हायर इज द एसआरपी, हायर इज द एसआरपी ऑफ द सब्सटेंस, of the substance, higher is the SRP of the substance, more will be the tendency to reduce, more will be the tendency to reduce, more will be the tendency to reduce, and hence substance will be
stronger oxidizing agent, and hence substance will be stronger oxidizing agent, and hence substance will be stronger oxidizing agent. फुल स्टॉप पे लिखना, लिखेंगे सेकंड पॉइंट लिखना आपको, एप्लीकेशन पहला ये हो गया, समझा दिया, सेकंड में लिखना है लोअर इज द एसआरपी, लोअर इज द एसआरपी that is higher will be SOP, that is higher will be SOP, that is higher will be SOP. ठीक है, फिर लिखना है इसी में एक मिनट रुक जाना, हाँ लिखना है इसके बाद पूरी लाइन, थोड़ा मैं रिपीट करता हूँ जरा, मैं लाइन को ध्यान नहीं दिया, लिखना है लोअर इज द एसआरपी, ठीक है, लोअर इज द एसआरपी, रिपीट कर रहा हूं, दैट इज हायर विल बी एसओपी, so higher will be tendency to oxidation, tendency to oxidize लिखना, सॉरी, tendency to oxidize, and hence substance will be stronger oxidizing agent, and hence substance will be stronger reducing agent, सॉरी, and hence substance will be stronger reducing agent. एक बार दोनों लाइन रिपीट कर रहा हूँ जरा, थोड़ा मैं किसी बच्चे का मैसेज देख रहा था स्क्रीन पे, कुछ भेजा हुआ था तो मैं देख रहा था, पूरी लाइन रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट लाइन, हायर इज द एसआरपी ऑफ द एलिमेंट या हायर इज द एसआरपी ऑफ सब्सटेंस विल बी द टेंडेंसी टू रिड्यूस एंड हेंस सब्सटेंस विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, लोअर इज द एसआरपी दैट इज हायर विल बी एसओपी, सो हायर विल बी tendency to oxidize and hence substance will be stronger reducing agent. क्लियर हो गया? तो जरा मैं इधर थोड़ा इसको तो रफ नहीं कर सकता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी. यहाँ थोड़ा देखो सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, इसको तो रफ नहीं कर सकता हूँ, इसकी बहुत जरूरत है. यहाँ लिखा हुआ है F2, यहाँ देखें F2 के बारे में. F2 का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. F2 का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लिथियम के बारे में क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. थोड़ा देखते चलो, इसका एसआरपी क्या होगा? मैक्स. इसका एसआरपी कैसा होगा? मैक्स. अब देख लो इधर एसआरपी का ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका एसआरपी कैसा होगा? मीन. कैसा होगा? मैक्स और मीन. आपको तो मैंने बताया मैक्सिमम और इस तरीका. इसका अगर एसआरपी मिनिमम होगा तो इसका एसओपी क्या होगा? कैसा होगा? मैक्सिमम. इसका एसओपी कैसा होगा? मैक्सिमम. फटाफट जरा इसे कॉपी कर लें जल्दी से, फटाफट जरा कॉपी कर लें जल्दी से. ठीक है, यहां पे लिखा पड़ा हुआ ना, अब समझ पा रहे ना, यहां लिखा पड़ा हुआ है, लिखना है इसके बाद. ठीक है, हो गया? समझ गया? थोड़ा सुन लो मेरी बात फिर से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ये टेबल आप लोगों की कॉपी में लिखा हुआ है, इस टेबल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं ये सब कैसे लिखा हुआ है. ठीक है, देखें, कोई एलिमेंट ऐसा लिखा हुआ हो, पहले एलिमेंट मतलब दूसरे एप्लीकेशन में ही हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या लिखा हुआ है. देखें, कोई एलिमेंट प्लस n इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो जो यहाँ पे सब्सटेंस बनेगा ये रिड्यूस सब्सटेंस कहलाएगा. क्या कहलाएगा? रिड्यूस सब्सटेंस कहलाएगा. अरे मैं ये समझाना ही चाहता हूँ, जो टेबल हमने बनाया ना, ये टेबल वही तो लिख रहा हूँ. यहाँ पे एलिमेंट है, n इलेक्ट्रॉन है, तो ये बन जाएगा हमारा रिड्यूस सब्सटेंस. जो बच्चे का मैसेज है मैं देख पा रहा हूँ, ये क्या बनेगा? रिड्यूस सब्सटेंस. तो जो ये एलिमेंट होगा इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो रिड्यूस होकर सब्सटेंस इससे बन के आएगा उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट. थोड़ा सुन लो फिर से, कोई एलिमेंट है उसमें n इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो ये बनेगा. आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? थोड़ा ध्यान सुने, यहाँ से क्वेश्चन एक बार आता है या आएगा, हर साल आ रहा है आजकल, देख रहा हूँ 4 एलिमेंट लिखा हुआ. सुन लो पहले, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना. ये क्वेश्चन मेरे पास है नहीं तो मैं समझा रहा हूँ. और इसका एसआरपी दिया हुआ होगा. इसका क्या होगा? एसआरपी दिया हुआ होगा. इन चारों का ऑर्डर एसआरपी लिखा हुआ होगा, इन चारों का एसआरपी लिखा हुआ होगा. पूछेगा इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. 4 एलिमेंट वेयर एसआरपी इज गिवन. एसआरपी क्या होता है हमने समझ लिया है.
और एसआरपी गिवन के बाद पूछेगा इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के डी एंड एफ ब्लॉक में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, क्लास 12 के डी एंड एफ ब्लॉक में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन जरा से देखें, आप लिखना है, रफ कर रहा हूँ ये। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट अगेन है, लिखना है विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन है MnO4 माइनस एंड Cr2O7 माइनस 2 एंड Cr2O7 माइनस 2। ठीक है, सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखें। पहली बात केस 1 ले लेते हैं। केस 1 अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट 2, पढ़ लिया हमने ये चैप्टर। तो अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट 2 Mn+7 बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा Cr+6 के। ठीक है, ये इनके पेरेंट एलिमेंट का क्या नाम है, KMnO4। इसके पेरेंट एलिमेंट का क्या नाम है, K2Cr2O7। फर्स्ट का आंसर ये है, लेकिन हमें इसके रिस्पेक्ट में चाहिए क्या है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ा देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इस टॉपिक का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नहीं लेना देना है। इस चैप्टर का भी कहाँ पे है, डी एंड एफ ब्लॉक में, लेकिन लिखा कहाँ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सुन लें, ये टॉपिक भी कहाँ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है, लेकिन डी एंड एफ ब्लॉक में है। तो इसका डाटा भाई गिवन होना चाहिए, किसका, इसका और इसका डाटा गिवन होना चाहिए। देखें जरा सभी बच्चे स्क्रीन पर देखें, इसका डाटा गिवन का मतलब नॉट लगाना पड़ेगा, MnO4 माइनस प्लस Mn+7 इस तरह लिख दिया है, कोई आपत्ति नहीं। या Mn2+ एसिडिक मीडियम में किस में होता है, Mn2+, एसिडिक मीडियम में किस में होगा, Mn+ यानी 2+, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 2+। इसी तरीके से एक और डाटा गिवन होना चाहिए, E0 Cr2O7 माइनस 2 स्लैश किस में कन्वर्ट होता है, ये Cr+3 में। सर आपको कैसे पता चला ये कन्वर्ट इसमें होगा, ये डाटा गिवन होगा, एक नंबर बात। दूसरी बात, मोल कंसेप्ट 2 में एसिडिक मीडियम में ये इसमें कन्वर्ट होता है, बैन 153 मोल कंसेप्ट 2, अगर आपको याद हो, बैन 153 आपको याद हो, इसके लिए ABCD था। एसिडिक में क्रोमेट, बेसिक में डाइक्रोमेट, बेसिक 1 एसिडिक 5 न्यूट्रल 3, ये हमने एन फैक्टर पढ़ा था पिछले क्लासों में। ये मोल कंसेप्ट 2 क्लास 12 में फ्री लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा कोचिंग की ओर से। मैं हर साल दोनों बैच में पढ़ाता हूँ, 11th में भी 12th में भी, तो आपको फ्री लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप फ्री वहाँ से देख लेना। ठीक है, इसकी वैल्यू है +1.5 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी है, +1.5 वोल्ट। इसकी वैल्यू है +1.4 वोल्ट। ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमने लिख दिया। इसको जरा कॉपी कर लो। पूछ रहा है इनमें से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप तो जानते हैं, कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये दोनों वैल्यू को देख के, और क्या लिखेंगे, सिंस SRP ऑफ MnO4, SRP ऑफ MnO4 लिखेंगे, सिंस SRP ऑफ MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव इज बेटर देन, इज हायर देन, सॉरी लिखना, इज हायर देन, SRP ऑफ MnO4 नेगेटिव इज हायर देन SRP of dichromate, that is Cr2O7, SRP of Cr2O7, SRP of Cr2O7 minus 2, hence it is better oxidizing agent, hence it is better oxidizing agent, hence it is better oxidizing agent। तो ये दो एप्लीकेशन हो गया। दो एप्लीकेशन थोड़ा और देखते हैं आगे। पहले आपको याद होगा, मैंने जब लेक्चर शुरू में पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात आपसे बोली थी कि सेम रॉड और सेम इलेक्ट्रोड, सभी बच्चे देखें, सेम रॉड और सेम इलेक्ट्रोड, रफ है ये, यहाँ पे बल्ब, फिर यहाँ से एक रॉड, आप जानते हैं, यहाँ से रॉड कॉपर का, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का। और मैंने आपसे समझाया था, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, मैंने आपको समझाया था कि Zn लेफ्ट में ही होना चाहिए और ये कहाँ होना चाहिए, राइट में। तो मैं समझाना चाह रहा था कि अगर इस तरीके का लिखा हुआ है तो सेल काम करेगा, इस तरह हुआ तो सेल काम करेगा। काम करने का मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। देखें जरा, स्पॉन्टेनियस होगा, इसका मतलब हो गया स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू <0 होता है। पिछले क्लास में पढ़ा है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है ई सेल की वैल्यू कैसा होना चाहिए, <0 होना चाहिए। किसी बच्चे ने, थोड़ा ध्यान से सुने, किसी बच्चे ने अगर इस बार कॉपर का रॉड इधर लिख दिया, कॉपर का रॉड इधर बना दिया, बल्ब ऐसे ही है, कोई चेंजेस नहीं, और यहाँ पे Zn का रॉड ले लिया। ध्यान से देखते चलो, ध्यान से देखते चलो, यानी लेफ्ट में इस बार इसको कर दिया और राइट में इसको कर दिया। मैं 3-4 बातें बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लें।
सभी बच्चे मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल कोई बनाया, सेल मतलब आपने बनाया, और सेल बनाने के बाद कोई बच्चा इस तरीके का सेल बना के हम पढ़ रहे थे पिछले क्लास से इस तरीके का हम सेल पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बनाएगा तो बहुत बढ़िया है। कैसा बनाएगा? तो ऐसा बनाएगा तो बहुत अच्छा है। किसी बच्चे ने इस पार्ट को उठा के इधर रख दिया, यानी इसका इधर और इसको इधर कर दिया, तो सेल विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। सेल विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। आप देख रहे हैं जैसे हमने इधर किया है, सेल कैसा हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया है। मतलब जो सेल होगा वो काम नहीं करेगा, सेल जो है काम नहीं करेगा, यानी सेल की जो ई सेल की वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाएगी। तो ये भी बात कौन डिसाइड करता है? ये दोनों वर्ड कौन डिसाइड करता है? ईसीएस। ईसीएस क्या कहता है? थोड़ा सुनो अब। ईसीएस में पहला एलिमेंट देखो जरा से, यहाँ Li है, फिर कंटिन्यू है Zn है, फिर कंटिन्यू है Fe है, बनाना नहीं है। अब थोड़ा यहाँ देखो, फिर कंटिन्यू है हाइड्रोजन है जिसकी वैल्यू 0.01 वोल्ट, फिर कॉपर, फिर Ag, फिर कंटिन्यू फ्लोरीन। आप तो जानते हैं ये कंटिन्यू क्यों बनाया मैंने, कुछ एलिमेंट बीच में होंगे जो काम के नहीं है। ईसीएस में थोड़ा ध्यान सुना, ईसीएस में ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो ऊपर होगा अपने से नीचे वाले को धक्का मार देगा। थोड़ा ध्यान सुना मेरी बात को, फिर मैं लिखवा दूंगा, पर सुन लो, ये कहानी वानी याद रहता है। ईसीएस में ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जो भी एलिमेंट ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले को धक्का मार देगा। आप भी जानते हैं हमारे सोसाइटी में, आप कहीं जॉब वॉब करेंगे आप इन फ्यूचर, तो आपको बताऊं जो बड़े पोस्ट पर रहते हैं और कुछ उनको नॉलेज नहीं होता, तो अपने से नीचे वाले जिसका बहुत अच्छा नॉलेज को टॉर्चर बहुत करते रहते हैं। तो ईसीएस में जो हायर पोजीशन पर रहता है वो नीचे वाले को धक्का मार देता है। तो इस सेल में Zn और Cu को देखेंगे हम, इस सेल में हम किसको देखेंगे? Zn और Cu को दिखाई दे रहा है। तो Zn को धक्का देने की औकात तो है, लेकिन Cu को धक्का देने की औकात नहीं है। Cu धक्का नहीं दे पाएगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान सुनना है, इसीलिए जो सीरीज में ऊपर लिखा होगा, फिर से सुनना ध्यान से, सेल में कौन लेफ्ट में रहेगा कौन राइट में रहेगा, ये डिसाइड ईसीएस करता है। मैं इस बात को ऐसे समझाना चाह रहा था कि अगर किसी बच्चे ने Zn लेफ्ट में लिखा तो सेल स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब सेल लाइट देगा, बल्ब जलेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर किसी बच्चे ने CuSO4 को राइट से लेफ्ट में डाल दिया और उसको लेफ्ट से राइट में डाल दिया, तो ऐसे केस में सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये नॉन स्पॉन्टेनियस का लाइन है। ये भी कैसे पता चलेगा? ईसीएस से। तो ईसीएस का रूल ये है कि ईसीएस में जो ऊपर लिखा रहता है उसको वरदान है कि अपने से नीचे वाले को धक्का देगा, अपने से नीचे वाले को धक्का मार पाएगा। तो Zn क्या करेगा? Cu को धक्का मार सकता है, लेकिन नीचे वाले की हैसियत नहीं कि अपने से ऊपर वाले को धक्का मार पाए। एक नंबर बात ये है। दूसरी नंबर बात, जो सीरीज में आपके पास जब भी सेल बनाने के लिए आएगा, सेल में जब भी बनाने के लिए आते हैं तो सेल में 2 एलिमेंट दिया हुआ होगा। जैसे यहाँ पे Zn Cu दिया हुआ है, और दूसरा यहाँ पे कॉपर, और यहाँ पे कौन दिया होता है? Zn और Cu दिया है। दूसरा एक मान लेते हैं कॉपर और सिल्वर हमने ले लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है। सुन लो पहले, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है और सेकंड एग्जाम्पल ये है। तो सेल में कौन लेफ्ट में होगा और कौन राइट में होगा, थोड़ा ध्यान सुनना है। सेल में कौन लेफ्ट में होगा और कौन राइट में होगा, ये ईसीएस डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? ईसीएस। सेल में लेफ्ट में वही होगा, थोड़ा ध्यान सुना है, सेल में लेफ्ट में वही होगा जो इस सीरीज में टॉप पे लिखा होगा। तो अगर हम Zn Cu की बात करें तो Zn Cu यहाँ पे लिखा पड़ा हुआ है। Zn Cu में सबसे ऊपर कौन है? Zn है, तो Zn हमारा कैसा होगा? लेफ्ट में होगा। सेल में लेफ्ट में कौन होगा? जो सीरीज में ऊपर लिखा होगा वो लेफ्ट में होगा। अभी जैसे हमने कॉपर और सिल्वर लिया, तो कॉपर और सिल्वर में दिखाई दे रहा है कि कॉपर हमारा कॉपर लेफ्ट में होगा, क्योंकि कॉपर कहाँ है? ऊपर है। जिन 2 एलिमेंटों के बारे में बात होगा, यहाँ लेफ्ट लिख देता हूँ, यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट, वो कौन ऊपर होगा? उन 2 एलिमेंटों में देखेंगे सबसे ऊपर कौन है। जो ऊपर होगा वो लेफ्ट में होगा, जो नीचे होगा उसको हम राइट में लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो हमें यही लिखना है। लिखेंगे थर्ड पॉइंट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, ब्रैकेट में लिखना है E0 सेल ग्रेटर देन 0, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल E0 सेल इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। फिर लिखना, इसी में लिखना एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज, एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज, एनोड शुड बी हायर अप इन द सीरीज, while cathode should be, while cathode can be, ऐसे लिखना, while cathode can be of any substance which is lower in the series, which is lower in the series, which is lower in the series, which is lower in the series। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखना है फोर्थ पॉइंट, एलिमेंट्स, ये भी समझा दिया, फिर भी आपको लिखना है एलिमेंट्स अबव इन द सीरीज,
above elements present above in the series लिखना, elements present above in the series, elements present above in the series can displace element present below in the series, element present below in the series, element present below in the series from its solved solution, from its solved solution, from its solved solution, from its solved solution। यहाँ देखिए क्या ये मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर कहीं ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है बोर्ड पे देखें तो बुक्स में बोलता है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये रिएक्शन देखा और तो बुक्स में तो आप जानते हैं ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिखा रहता है अकॉर्डिंग टू ECS। यही बात मैंने आपसे बोला है। क्या बोला है? ECS में ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, जिन दो एलिमेंट के बारे में बात होगा तो ऊपर वाले को वरदान है कि नीचे वाले को धक्का मार पाएगा, लेकिन नीचे वाले को वरदान नहीं कि अपने से ऊपर वाले को धक्का मार पाए। आप देखें Zn ऊपर है तो Cu को धक्का मार पा रहा है, Zn क्या कर रहा है? इस Cu को यहाँ से धक्का मार रहा है, लेकिन Cu Zn को धक्का नहीं मार पाएगा क्योंकि Cu जो है नीचे है। कहाँ है Cu? इसमें नीचे है। क्लियर हो गया? आपको याद होगा इसी का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी का क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कहाँ पढ़ा है हमने इसको? मोल कंसेप्ट 2 की क्लास में पढ़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोल कंसेप्ट 2 की क्लास में हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वहाँ हमने देखा है। फिर भी किसी बच्चे ने अगर बोला कि नहीं समझ में आया, इसको जरा दोबारा समझाइए, तो जब दोबारा दिखने की समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ थोड़ा देखो, दोबारा एक बार जरा समझा रहा हूँ। इस लाइन में ये बात देख के पता चल रहा है कि E0 की वैल्यू कितना है? +0.76। यहाँ देखें प्लस, यहाँ पर जरा देखो, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ये सेल की रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लास 11th के मोल कंसेप्ट 2 में इसको हमने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे भी हमने लिखा है, बार बार आएगा। और ये वरदान क्यों मिल रहा है? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। ये वाला वरदान क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि नीचे वाला है। एक बात ये, थर्ड पॉइंट थोड़ा ध्यान सुनना है। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर नहीं, आप ऐसा बना लीजिए। कि क्या बना लीजिए? आप ऐसा बना लीजिए और अब बताइए ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको बताऊँ, जो भी स्कूल्स में टीचर हैं या कहीं भी पढ़ाते हैं, मैंने देखा है उन्हें देखा है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बच्चों को बोलते हैं बस ECS, अकॉर्डिंग टू ECS की वजह से ये शो नहीं करता है, मगर ऐसा नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। माय डियर जेंटलमैन, इसको जरा सब देखें, इसके क्या रीज़न है, इसको एक बार जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे लाइन में दिखाई दे रहा है Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। Zn से Zn2+ का मतलब आपको पता है OP क्या होता है? OP। तो OP की वैल्यू कितनी है? 0.76। मुझे एक और लाइन दिखाई दे रहा है कि जो Cu है और Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है। यहीं पे देखो दिखाई दे रहा है, Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.34 वोल्ट। दोनों को सम करेंगे तो 1.1 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.1 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा होगा? कोई आपत्ति नहीं। नीचे वाले में अगर किसी बच्चे ने निकाला, जरा सा देखें आप, नीचे वाले में किसी वैल्यू ने निकाला तो नीचे वाले में दिखाई दे रहा है Cu सॉलिड से Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है और Zn2+ से इस तरीके कन्वर्ट हो रहा है। तो Cu से Cu2+ कन्वर्ट होना मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप तो जानते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है? -3.4। सर आपको कैसे पता चला? सॉरी, -0.34 ये होगा। आपको कैसे पता चला सर -0.34 होगा? क्योंकि जो RP होगा उसी का उल्टा क्या होगा? SOP होगा। कैसे पता चला SOP है? क्योंकि 0 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है। 0 से 2 में मतलब मेटल सॉलिड से एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्लियर हो गया। इसके बाद नीचे आएंगे तो इसका भी अगर हम लिखेंगे तो इसका देखो यहाँ से 2+ से इसमें आ रहा है, ये इसका उल्टा है। क्या हो रहा है? RP हो रहा है। तो इसका RP निकालेंगे तो माइनस कितना होगा? 0.76। दोनों को सॉल्व करूंगा तो -1.1 वोल्ट हो रहा है। और आपको पता है कि स्पॉन्टेनियस, जरा से यहाँ पे देखो, स्पॉन्टेनियस होने के लिए या नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस किसका? सेल का। स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमने पढ़ रखा है कि E की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, E की वैल्यू लेस देन 0 आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ग्रेटर देन 0। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि सेल फंक्शन कर रहा है, सेल काम कर रहा है, बट बैटरी जल रही है, बत्ती जल रही है। इसका मतलब है कि सेल फंक्शन दे रहा है, लेकिन नीचे वाले में सेल काम नहीं कर रहा है, डेड सेल हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाला काम कर रहा है, इसीलिए सेल रिएक्शन ये पॉसिबल है। नीचे वाले में माइनस आ गया, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है, सेल काम नहीं करेगा। और आसान शब्दों में मैंने आपको बोला था कि बाजार से जब हम बैटरी खरीद के लाते हैं तो 1.1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट उस पर लिखा होगा। कितना लिखा होगा? 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। और उसको हम धीरे धीरे यूज़ करते हैं और उसका धीरे धीरे क्या होता है? E0 की वैल्यू डाउन होती है। E0 की वैल्यू क्या होती है? इसकी डाउन होती है। E0 की वैल्यू इसकी स्टैंडर्ड है, बाजार से लाते ही 1.5 लिखा रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज होता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि
कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी सेल डेड कर जाता है, यानी उसका इनॉट सेल का वैल्यू क्या हो जाता होगा, कम हो जाता होगा, यानी वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा है। एक बात ये समझ गए आप, इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जरा देखते हैं एक बार, रफ कर रहा हूँ इधर, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। थोड़ी 2-3 प्रॉपर्टी और हम लिखेंगे। इसके बाद लिखना है अगली प्रॉपर्टी, ऑन मूविंग डाउन द सीरीज, ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज, ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज। थोड़ा देखते रहेंगे, बोर्ड पे लिखना नहीं है अभी आपको, तो पहले तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन मूविंग डाउन इन द सीरीज, ठीक है, डाउन इन द सीरीज लिखना इसी में आगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल लिखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल डिक्रीजेस, हेंस देयर रिएक्टिविटी, हेंस देयर रिएक्टिविटी, हेंस देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, hence their reactivity decreases, hence their reactivity decreases, hence their reactivity increases decreases लिखा आप लोगों ने। एग्जाम्पल ये लिखना, एग्जाम्पल ये लिखना है आपको। फर्स्ट पॉइंट ये एग्जाम्पल LiOH, NaOH, KOH, एग्जाम्पल ये सब कॉपी करना है आपको फटाफट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस। सेकेंड प्रॉपर्टी, मतलब इसी में सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे और आएंगे तो कौन मिलता है, Fe मिलता है, कौन मिलता है, CO मिलता है, कौन मिलता है, Na। इसका अगर हम हॉट वाटर से रिएक्शन कराएंगे, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, हॉट वाटर से कराएंगे तब ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ऊपर वाला केवल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो है, ध्यान सुनना है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो लिखा हुआ है वो रिएक्टिव मेटल है, इसके कंपेयर में थोड़ा ये लेस रिएक्टिव है। कैसे पता चला ये एलिमेंट, एलिमेंट में आपको याद होगा लिथियम से सीरीज स्टार्ट होता है, फिर कंटिन्यू Zn, फिर कंटिन्यू Fe, हाइड्रोजन, फिर डैश डैश Cu, फिर Ag, फिर और नीचे, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। फिर जैसे ही हम हाइड्रोजन के नीचे जाएंगे, हाइड्रोजन के नीचे जाएंगे तो कौन मिलेगा, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब मिलेगा। इसको अगर हम वेरी वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट या स्टीम के साथ रिएक्शन करा देंगे, वेरी वेरी हॉट वाटर या स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब जाके भी ये रिएक्शन नहीं देगा, तब जाके भी रिएक्शन ये नहीं देगा। इसका मतलब नीचे आने पे ECS में रिएक्टिविटी घटती है। इसका मतलब है ये सब टॉपिक क्लास हाइड्रोजन में भी हमने पढ़ा था और ये टॉपिक पर दोबारा यहाँ कर रहे हैं। ये हर साल S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D&F में क्वेश्चन आता है। ऊपर वाला लाइन S ब्लॉक में, हमने S ब्लॉक की क्लास में लिखा होगा, ऑन रिएक्शन विद AM एंड AEM, अल्काली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर या ओनली वाटर, इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एज वेल एज हाइड्रोजन गैस। सिमिलर हम D&F ब्लॉक में हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में कि D ब्लॉक मेटल्स को हम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और वेरी वेरी हॉट के साथ भी रिएक्ट कराने पे नहीं कर रहा है क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे है। हाइड्रोजन के नीचे होने की वजह से वेरी लेस रिएक्टिव होगा, ये थोड़ा रिएक्टिव होगा, सबसे ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। कॉपर वगैरह क्लियर हो गया सब कुछ, कॉपर वगैरह बहुत कम रिएक्टिव होंगे। ठीक है, सभी बच्चे समझ गए, बहुत बढ़िया। फिर लिखना अगला पॉइंट, इसी में लिखना 6 पॉइंट लास्ट एक लिखना, 6 पॉइंट एक लास्ट लिखेंगे, 6 पॉइंट एक लास्ट लिखेंगे, रफ कर रहा हूँ इधर, लिखेंगे मेटल प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन, मेटल प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन ECS, in ECS will release लिखना, will release hydrogen on reaction with fluorine, on reaction with dilute acid, while metal present
below in the series hydrogen will not release hydrogen will not release हो गया। लिख दिया आप लोगों ने। स्क्रीन पे सभी बच्चे देखें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपको तो पता है जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को धक्का मार पाएगा। तो अगर मैं Fe और हाइड्रोजन के बारे में बात करूँ तो ये ऊपर से है तो नीचे वाले को धक्का मारेगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को धक्का नहीं मार सकता है। इसका मतलब जरा सही देखें, इनका रिएक्शन हम कराएंगे तो ये बनेगा FeSO4 प्लस यहाँ क्या बनेगा हाइड्रोजन। लेकिन चूंकि ये नीचे है, देख लें आप, चूंकि नीचे है तो नीचे वाला धक्का नहीं मार सकता है। नीचे वाले की तो औकात ही नहीं है धक्का मार पाए, तो नीचे वाला औकात नहीं मारेगा। तो इस वाले रिएक्शंस में हम बोल सकते हैं कि अगर किसी बच्चे ने ज़बरदस्ती ये रिएक्शन करवाया, किसी बच्चे ने करवाया, तो पहले तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो E0 की वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? लेस देन 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये हमने ECS को समझ लिया। जल्दी से ज़रा कॉपी कर लेंगे, जल्दी से इसे कॉपी कर लीजिए। थोड़ा आगे देखते हैं और लिखेंगे टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल हमारी हेडिंग है। पहला उसमें है नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। फर्स्ट हमारा है नॉर्मल गैल्वेनिक सेल। दूसरा है कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेशन GC गैल्वेनिक सेल। फर्स्ट हमारा है नॉर्मल गैल्वेनिक सेल, दूसरा है कंसंट्रेटेड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मोड़ा करते हैं आज की क्लास में। और लिखेंगे नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में लिखेंगे लिखना है नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में GC इन विच। फर्स्ट हमारी हेडिंग लिखना है आपको जल्दी से, पहले फर्स्ट हेडिंग जल्दी से कॉपी करेंगे। फर्स्ट हेडिंग में लिखना है GC इन विच, GC मतलब गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करंट occurs due to obtained मैं obtained की जगह पर लिखना ड्यू टू डिफरेंस, लिखना ड्यू टू डिफरेंस in electrode potential of AHC and CHC, anode half cell and cathode half cell, anode half cell and cathode half cell and cathode half cell। फुल स्टॉप। पैराग्राफ जरा चेंज कर लिखना है in this cell ठीक है, AHC and CHC, in this cell AHC and CHC are of different element, ठीक है, सभी बच्चे समझ गए आप? आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये कॉपी करना है, ये आपको कॉपी करना है। जल्दी से ये कॉपी कर लेंगे। एक बार दोबारा बोलता हूँ आपको, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल क्या होता है? नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है? नॉर्मल गैल्वेनिक सेल आप कैसे पहचानेंगे किसी क्वेश्चन में देख के? तो मुझे पता चलेगा इन दोनों का इलेक्ट्रोड देख लीजिए, दोनों का इलेक्ट्रोलाइट देख लीजिए, क्या है ये? डिफरेंट होगा। किस में होगा? नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, दूसरा लिखेंगे कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल। सेकेंड हमारी हेडिंग है कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल। हो गया, लिखेंगे इसमें सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करंट, सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक करंट, cell in which flow of electron oblique current occurs due to difference in concentration of both half cell electrode oblique electrolyte, due to difference in concentration of both हाफ सेल इलेक्ट्रोड ऑब्लिक इलेक्ट्रोलाइट।
क्लियर हो गया। फिर लिखना है आपको पैराग्राफ जरा चेंज करके, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है। लिखेंगे इन दिस सेल, लिखेंगे इन दिस सेल बोथ हाफ सेल आर ऑफ सेम टाइप, बोथ हाफ सेल आर ऑफ सेम टाइप, आर ऑफ सेम टाइप as well as same substance, as well as same substance, as well as same substance, ये कॉपी करना है। as well as same substance। इंपॉर्टेंट बात ये है दोनों में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल और कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल में। नॉर्मल सेल में दोनों की इलेक्ट्रोड डिफरेंट होगा, दोनों का इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होगा। गैल्वेनिक सेल के कंसंट्रेशन पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोड भी सेम होगा और कंसंट्रेशन यानी इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होगा। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों कैसा होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हेडिंग लिखना है टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन सेल। फर्स्ट उसमें लिखना है आपको इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन GC। सेकंड लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन GC, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन GC। थोड़ा डेफिनेशन लिखेंगे इसमें, पहले तो लिखेंगे फर्स्ट हमारी हेडिंग है, इसके लिए डेफिनेशन लिखना आपको थोड़ा जल्दी से। इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट कंसंट्रेशन। एक बार दोबारा बोलता हूँ, सुन लो पहले। नॉर्मल GC और कंसंट्रेशन GC में इतना डिफरेंस है कि उधर सेम इलेक्ट्रोड, मतलब सॉरी नॉर्मल वाले में डिफरेंट इलेक्ट्रोड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, इधर में सेम इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोलाइट। फिर ये दो तरीके का है, दो तरीके मतलब ये, इसका मतलब कंसंट्रेशन में चेंजेस होगा तो ये है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट्स आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट आर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोड वाले में लिखेंगे, इलेक्ट्रोड वाले में लिखना है थोड़ा सा आपको। इन दिस सेल लिखेंगे इन दिस सेल electrodes are at different concentration, electrodes are at a different concentration while electrolytes will be at same concentration, while electrolytes will be at same concentration। full stop। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है। normally these are used for हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी में लिखना है। नॉर्मली दिस आर यूज फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मली दिस आर यूज फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कमिंग क्लास में इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे और थोड़ा आप लोग जल्दी आ जाए। अगर ये आप लोग लेट आए आज, इसलिए क्या हुआ कि थोड़ा हमारा मतलब क्लासेस थोड़ा लेट शुरू करना पड़ा, ठीक है। तो आप लोग टाइम से आइए, कमिंग क्लास में इसके आगे करेंगे, ठीक है। आज की था थैंक यू सो मच। और अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें बताएं कि केमिस्ट्री यहाँ पढ़ाया जाता है और ये मतलब क्या आपको मतलब अच्छा पढ़ाया जा रहा है, बुरा पढ़ाया जा रहा है, उन्हें बताएं, ठीक है। थैंक यू।